विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न 17 से 24, प्रत्येक के 1 अंक है। पाठ 1 देखते हैं। रॉयल सांख्यिकीय संगठन की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो रॉयल सांख्यिकीय संगठन की स्थापना लंदन शहर में हुई थी। गौण सूचना के प्राप्ति स्थान बताइए। तो उत्तर है, पहला है सरकारी प्रकाशन, दूसरा अर्ध सरकारी प्रकाशन, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, चौथा है संशोधक संस्थान, पांचवा है स्थानीय स्वराज संस्थान एवं स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान, नगर पालिकाएँ, जिला परिषद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और छठा है व्यापारिक व व्यावसायिक संस्थान के प्रकाशन, सातवां है वर्तमान पत्र व सामयिक, तीसरा है यूनिवर्सिटी पीएचडी महानिबंध किस प्रकार की सूचना है? तो यूनिवर्सिटी पीएचडी महानिबंध गौण सूचना है। चौथा है प्रत्यक्ष जांच कब अनुकूल होती है? तो जब जांच का प्रत्येक मर्यादित हो, जांच का क्षेत्र मर्यादित हो, तब प्रत्यक्ष जांच अनुकूल होती है। संख्यात्मक सूचना की परिभाषा लिखो। तो उत्तर है, संख्यात्मक चल के अवलोकनों के समूह को संख्यात्मक सूचना कहते हैं। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के स्थापक के कौन थे? तो भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के स्थापक पीसी महालनोबिस थे। पाठ दूसरा देखते हैं। प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है, सरल विभाजित स्तंभाकृति द्वारा कुल सूचनाओं की उप सूचना आकर्षक रूप से प्रस्तुत हो सकती है, परंतु परस्पर संबंधित उप सूचनाओं की तुलना नहीं हो सकती है। इस त्रुटि को दूर करने हेतु प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति का उपयोग किया जाता है। आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां हमने स्टेट और अकाउंट के सभी चैप्टर पूरे सॉल्यूशन करा दिए, तो वहां से आप देख सकते हो। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। दूसरा है बहुगुणी कोष्टक अर्थात क्या? उत्तर है, एक से अधिक गुणधर्मों के अनुसार रचित कोष्टक यानी सारणी बराबर को बहुगुणी कोष्टक कहते हैं। अगले देखते हैं। तीसरा, किस कोष्टक को श्रेष्ठ कोष्टक कहेंगे? उत्तर है, सामान्यतः सूचना के उद्देश्य की पूर्ति करें ऐसी सारणी को श्रेष्ठ कोष्टक कहते हैं। चौथा है, वर्गीकरण के प्रकार बताइए। उत्तर है, वर्गीकरण के मुख्य 2 प्रकार हैं। पहला है संख्यात्मक सूचना का वर्गीकरण, दूसरा है गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण। पांचवा है, सूचना का वर्गीकरण का मुख्य दोष क्या है? उत्तर है, जब अवलोकन की संख्या अधिक हो या प्रसार अधिक हो, तब वर्गीकरण करने में उलझन पूर्ण बनता है। छठा है, संचयी आवृत्ति की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, चल की कीमत और वर्ग की आवृत्ति और उससे कम सभी चर मूल्यों का वर्गों की आवृत्ति के योग को उस चर मूल्य की संचयी आवृत्ति कहते हैं, और वितरण को संचयी आवृत्ति वितरण कहते हैं। पहला है, किन्हीं 2 स्थानीय विभाजन औसतों के नाम बताइए। उत्तर है, मध्यिका, चतुर्थक, दशांश, शतांशक एवं स्थानीय माप है। यह स्थानीय माप है। दूसरा है, माध्य मध्यिका भूयिष्टिक के बीच का आसादित सूत्र किस सांख्यिकी विद ने दिया था? उत्तर है, माध्य मध्यिका भूयिष्टिक के बीच का आसादित सूत्र कार्ल पियर्सन ने दिया था। तीसरा है, माध्य का कोई भी एक लाभ बताइए। उत्तर है, एक माध्य की परिभाषा स्पष्ट व निश्चित है। दूसरा है, इसकी गणना में सभी अवलोकन का उपयोग होता है। तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, इतनी मेहनत करके कई दिनों से लिखने के बाद ये हमने बनाया है, तो आप लाइक भी नहीं करते। लाइक करके दूसरे बच्चों को भी शेयर करो, जिससे अपना हिंदी मीडियम का चैनल बड़ा हो सके और हम भी 2-4 पैसे कमा सकें। अगर आप लाइक शेयर करते नहीं हैं और तो हमारा ऐसे ही रह जाता है। इसलिए कितने सारे चैनल हिंदी मीडियम के बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करते हैं इसके लिए। इसलिए आप सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहें। चौथा है, यदि अवलोकनों का महत्व अलग अलग हो तो किस औसत का उपयोग करना चाहिए? उत्तर है, यदि अवलोकन का महत्व अलग अलग हो तो भारित माध्य का उपयोग करना चाहिए। पांचवा है, एक चल x का माध्य x बार बराबर 17 है, चल y बराबर x-4 का माध्य कितना होगा? उत्तर है, y बराबर x-4 का माध्य x बार बराबर 17 - 4 बराबर 13।
यानी हमने क्या किया है, यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर दिया है ना, माध्य बराबर लिया था, तो इसलिए x बराबर x-4 का माध्य 13 होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार लिया था, x की जगह पर हमने कितना लिया है, 17 लिया है, बराबर। माध्य का माध्य हमने ज्ञात किया तो इस तरह से आया है। छठा है, किस परिमिति में गुणोत्तर माध्य व परिगण नहीं हो सकता है। उत्तर है, यदि सूचना का एकाध अवलोकन शून्य अथवा ऋण हो तो गुणोत्तर माध्य का परिणाम नहीं हो सकता है। 4 पाठ देखते हैं। पहला है, अपकिरण का श्रेष्ठ माप कौन सा है। उत्तर है, प्रमाप विचलन अपकिरण का श्रेष्ठ माप है। दूसरा है, यदि 10 विद्यार्थी की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हो तो उसके विचरण की इकाई क्या होगी। उत्तर, विचरण की इकाई सेंटीमीटर की 2 घात होगी। अपकिरण के प्रकार बताइए। उत्तर है, अपकिरण के 2 प्रकार हैं, सापेक्ष माप, दूसरा है निरपेक्ष माप। चौथा है, औसत विचलन के उपयोग बताइए। तो उत्तर है, सामाजिक शास्त्र के अध्ययन में यह विशेष उपयोगी माप है, विशेषकर अर्थशास्त्र में आर्थिक असमानता निश्चित करने में, समुदाय अथवा तो देश की व्यक्तिगत संपत्ति वितरण की गणना में, मौसम और व्यापार चक्र के पूर्वानुमान आएगा के इत्यादि में वह अधिक उपयोगी माप है। पाँचवां, सूचना के अवलोकन में एक सूत्रता अधिक कब गिनी जाती है। उत्तर है, सूचना के अवलोकनों का चलनांक कम हो तब उसके अवलोकनों में एक सूत्रता मानी जाती है। छठा है, चतुर्थक विचलन की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, सूचना के तृतीय चतुर्थक Q3 और प्रथम चतुर्थक Q1 के अंतर को 2 से भाग देने पर प्राप्त आय चतुर्थक विचलन कहलाता है, जिसे संकेत में QD द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला है, किस पद्धति में ज्ञात किए गए विषमता का मूल्य अधिक विश्वसनीय होता है। उत्तर है, काल पियर्सन की पद्धति से प्राप्त विषमतांक का मूल्य अधिक विश्वसनीय है। दूसरा है, विषम आवृत्ति वितरण में माध्यिका के स्थान के बारे में क्या कहोगे। उत्तर है, विषम आवृत्ति वितरण में माध्यिका माध्य और भूस्टिक के बीच प्राप्त होगा, तो x बार ग्रेटर देन m o अथवा x बार लेस देन m o। तीसरा है, आवृत्ति वितरण में विषमता है, ऐसा कब कहा जाता है। उत्तर है, असम्मतिता का सुडौलता की कमी वाले आवृत्ति वितरण में विषमता है, ऐसा कहेंगे। विषमता के प्रकार बताइए। विषमता के 2 प्रकार हैं, एक धन विषमता, दूसरा ऋणात्मक विषमता। पाँचवा है, एक आवृत्ति वितरण के लिए Q3 + Q1 बराबर 125 और m बराबर 62.5 है, तो आवृत्ति वितरण की विषमता के बारे में क्या कह सकते हैं। यहाँ Q3 + Q1 बराबर -2m बराबर 0 होता है, बराबर। Q3 हमारे पास क्या दिया गया है, Q3 + Q1 125 है, इसकी जगह पर हमने 125 लिखा है, 2 की जगह पर 2 लिखा है, m की जगह पर 62.5 लिखा है। इसको ऐसे उतार दिया, इसका इससे गुणा किया तो 125 आया है। 125 में से 125 घटाएंगे तो 0 हो जाता है, इसलिए सम्मति आवृत्ति वितरण है। छठा, एक आवृत्ति वितरण में x बार बराबर m बराबर mo बराबर 48 है, तो आवृत्ति वितरण के बारे में क्या कह सकते हैं। यह माध्यिका यानी मध्यिका भूस्टिक के मूल्य समान है, इसलिए सम्मति आवृत्ति वितरण है। यहाँ देखते हैं आगे 7वां पाठ, एक कब पदिक न्यायदर्श पक्षपातपूर्ण हो सकता है। उत्तर है, यदि कोई छुपा हुआ आवर्तन या अंतराल एवं न्यायदर्शन अंतराल समरूप हो जाएं, तो न्यायदर्श पक्षपात या पूर्वग्रह युक्त हो सकता है। दूसरा है, नाशवंत यानी न्याय दर्शन का उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है, मरीज के खून की जांच, इलेक्ट्रिक बल्ब की जांच नाशवंत न्याय दर्शन का उदाहरण है। तीसरा है, जिस न्याय दर्शन के समान अंतर पर रही इकाइयों का चयन किया जाता है उसे कौन सा न्याय दर्शन कहते हैं। उत्तर है, जिस न्याय दर्शन में समान अंतर पर रही इकाइयों का चयन किया जाता है उसे पदिक न्याय दर्शन कहते हैं। चौथा है, स्तरित यादृच्छिक न्याय दर्शन का उपयोग किन परिस्थितियों में अधिक योग्य गिना जाता है। उत्तर है, जब समष्टि की इकाइयों के गुणधर्म के बीच अधिक मात्रा में
असमानता हो तब स्तरित यादृच्छिक न्यायदर्शन का उपयोग होता है। 5वां है सरल यादृच्छिक न्यायदर्श पसंद करने की पद्धतियाँ बताइए। उत्तर है सरल यादृच्छिक न्यायदर्श पसंद करने की 2 पद्धतियाँ हैं। पहला है लॉटरी की पद्धति, दूसरा है यादृच्छिक संख्याओं के कोष्ठक की पद्धति। 6 है समष्टि जांच अर्थात क्या। उत्तर है यदि जांच में समष्टि को प्रत्येक इकाई की जांच करके सूचना का संग्रहण करे तो उस जांच को समष्टि जांच कहते हैं। 8वां है फलन परिभाषित होने के लिए आवश्यक शर्त बताइए। उत्तर है 2 अतिरिक्त समुच्चय के घटकों के बीच के अनन्य संबंध को फलन कहते हैं, अर्थात ए और बी के घटक अरिक्त नहीं होना चाहिए। दूसरा है अनेक एक फलन सांकेतिक परिभाषा दीजिए। उत्तर है मानांक f a रेस टू या गोज टू v प्रदेश समुच्चय A के लिए किसी भी 2 भिन्न घटकों के लिए सहप्रदेश समुच्चय से मिलते प्रतिबिंब या फलात्मक मूल्य समान हो तो उस फलन को f अनेक एक फल कहते हैं, अर्थात कि f a रेस टू b हेतु यहाँ पर दिया गया है a1 बराबर नहीं a2, a1, a2 सदस्य a हेतु यदि f ऑफ a1 बराबर f ऑफ a2 होता हो तो फलन f को अनेक एक फलन कहते हैं। तीसरा है अचल फलन की सांकेतिक परिभाषा दीजिए। तो माना कि f a रेस टू b है यदि प्रदेश समुच्चय A के प्रत्येक घटक हेतु सहप्रदेश समुच्चय B में मात्र एक ही प्रतिबिंब मिलता हो तो फलन f को अचल फलन कहते हैं। वास्तविक फलन की परिभाषा दीजिए। उत्तर है जिस फलन का प्रदेश समुच्चय और सहप्रदेश समुच्चय या वास्तविक संख्या समुच्चय R का उसका कोई भी उपसमुच्चय हो तो उस फलन को वास्तविक फलन कहते हैं। 5वां है फलन की प्रदेश और सहप्रदेश की व्याख्या परिभाषा दीजिए। उत्तर है फलन 2 भिन्न अतिरिक्त समुच्चयों के घटकों के बीच का अनन्य संबंध है। समुच्चय A के घटकों के अनुरूप समुच्चय B में अनन्य घटक या प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ समुच्चय A को प्रदेश और समुच्चय B को सहप्रदेश कहते हैं। 6 है एक फलन की सांकेतिक परिभाषा दीजिए। उत्तर है मानांक कि f a रेस टू b प्रदेश समुच्चय A के कोई भी 2 भिन्न घटकों के लिए सहप्रदेश समुच्चय में प्राप्त प्रतिबिंब फलात्मक मूल्य भिन्न हो तो उस फलन f को एक एक फलन कहते हैं, अर्थात यहाँ पर दिया है लिख लेना आप। ओके, पाठ 9 देखते हैं। तो पाठ 9 देखते हैं। यहाँ पर एक गुणोत्तर श्रेणी का समान गुणोत्तर 1 और S8 बराबर 24 हो तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो सामान्य गुणोत्तर यहाँ पर R बराबर दिया गया है 1, Sn का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर 1 दिया हो तब ये वाला सूत्र लगाते हैं, R बराबर 1 हो तब ये वाला लगाते हैं। तो Na इसकी जगह पर हम लोग 24 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 24 दिया हुआ है। और n बराबर 8 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 8 दिया हुआ है बराबर, इसलिए 8 गुणा a। ये इसके भाग में आ जाता है तो इससे भाग करते हैं तो a 8 3 24 यानी कि 3 आता है a बराबर। दूसरा, यदि गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य गुणोत्तर 2 हो तो 7वें और तीसरे पद का गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। तो सामान्य गुणोत्तर r बराबर 2 दिया है, r दिया है। Tn ज्ञात करते हैं ARn-1, T7 करते हैं 7वें पद का बोला है इसके लिए। तो 7वां पद इसकी जगह पर n की जगह पर 7 लिखना है और r की जगह पर 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। a का a 2 की कितनी 7 में से 6 घात, a का a 2 की 6 घात मतलब 64 होता है। T7 बराबर 64a। Tn वापस Tn का सूत्र लगा रहे हैं। और T3 तीसरा पद बोला, तीसरा पद ज्ञात किया तो यहाँ पर n की जगह पर 3 बराबर 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पर r की जगह पर 2, 2 का 2 घात होगी तो 4, यहाँ पर 1, 4 का गुणा इससे करेंगे 4a आता है। अब गुणोत्तर ज्ञात करना हो तो T7 बट्टे में T3 बराबर 64a बट्टे में 4a बराबर 64 बराबर 4 से भाग करोगे तो यहाँ पर आता है 16 और 4 एकन 4, तो इसलिए कितना आया है हमारा
16:1 आया है। तीसरा देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में किसी भी दो क्रमिक पदों का योग शून्य हो तो सामान्य गुणोत्तर क्या होगा। उत्तर है, दो क्रमिक पदों का योग शून्य हो तो ऐसी संख्या माना कि -5 और 5 है। तो r बराबर इसको T1 इसको T2, तो T1 की जगह पर -5, T2 की जगह पर 5, तो -5 से 5 में भाग देंगे तो -1 आता है। गुणोत्तर श्रेणी, यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, बराबर। गुणोत्तर श्रेणी 5, 7, 7 खाली जगह के लिए प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करो। यहाँ पर ध्यान रखना, दो ऐसी बोला है ना, किसी दो क्रमिक पदों का योग शून्य हो, तो यहाँ पर जो भी संख्या लो, एक माइनस की एक प्लस की, चाहे आगे लो चाहे माइनस की पीछे लो, और दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए, खाली एक माइनस एक प्लस होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर के लिए 20 पदों का योग ज्ञात करना, a बराबर 20 बोला है, बराबर। प्रथम 20 बोला है तो यहाँ पर n बराबर 20 लेना है। ओके, कितना लेना है, n बराबर। सामान्य गुणोत्तर तो ज्ञात करना, T2 बट्टे में T1, तो T2 है 7 और T1 है 7, 7 एक 7 1 होता है। जब r बराबर 1 हो तो Sn का ये वाला सूत्र लगाते हैं, n की जगह पर 20 गुणा a बराबर कितना था, a बराबर प्रथम पद है इसलिए a बराबर 7। ओके, सॉरी यहाँ पर a ही है, a बराबर 7 है। ओके, 20 7 140 है, n बराबर 20 लेना है। ओके, पाँचवा, एक गुणोत्तर श्रेणी में S7 बराबर 15 और S6 बराबर 11 हो तो सातवां पद ज्ञात करो। तो ये सातवां पद क्या करना है, Tn + 1 Sn + 1 - Sn, बराबर। इस तरह से लगाएंगे तो 5 की जगह पर यहाँ पर देखोगे इसने बोला सातवां, तो 7 पद को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो हमको छठा पद ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, सातवां पद बोला हो तो T6 हमारे पास चौथा आया है। तो भूल से हमसे 5 लिख गया, तो यहाँ पर देखो सातवां पद बोला हो ना, तो सातवें पद को इस तरह से लिख सकते हैं, 6 और 1 7, बराबर। इस तरह से लिखते हैं, इसलिए n को यहाँ पर लिखेंगे, 7 बोला इसलिए 6 लिखेंगे, 6 + 1 7 हो गया, और यहाँ S6 यानी कि ये। अब यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे पास यहाँ 7 है, T7 हुआ। S7 हमको दिया है 15, इसके लिए इसकी जगह पे 15 लिखेंगे। S6 हमको दिया है 11, इसके लिए 11 लिखेंगे, 15 में से 11 गया तो 4 आता है, T7। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं छठा, यदि संख्याएं 4 1 y गुणोत्तर श्रेणी में हो तो y की कीमत ज्ञात कीजिए। T1 है यहाँ पर 4 और T2 है 1, T3 है y। सामान्य गुणोत्तर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो T2 बट्टे T1, T3 बट्टे में T2, तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, T2 है 1 और T1 है 4, T3 है y और T2 है 1। ये हम लोग क्या करेंगे, ये y ज्ञात करना है तो 1 यहाँ चला जाएगा गुणा में, इसलिए 1 × 1 किया है और बट्टे में 4, तो 1 × 1 1 ही होता है और बट्टे में 4, ये हमारा आ गया है y बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।